हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। 23 नंबर का ये हमारा लेक्चर रहने वाला है और भारत की मिट्टियों से रिलेटेड ही मृदा संरक्षण, इसके अलावा मृदा अपरदन, क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपका किसी भी एग्जाम का बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आईएएस जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 1993 में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? मतलब ऐसी भूमि जिसमें फसलें अच्छे से ग्रो करती हैं, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए जिससे फसल का ठीक ठाक उत्पादन हो सके। ठीक है, 3, 4, 6, 7, 6 से 7 या फिर 9 से 10। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, किसी भी भूमि का बच्चों 6 से 7 के बीच में या फिर 8 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, पीएच स्केल आपको पता होगा। ठीक है, 7 में उदासीन हो जाता है। ठीक है, 7 में उदासीन हो जाता है, 7 के ऊपर 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, यहां पर हम बोलते हैं क्षारीयता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षारीयता। और 7 से कम 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 7 से नीचे नीचे हम इसको बोलते हैं अम्लीय या फिर एसिडिक। ठीक है, तो किसी भी भूमि का पीएच मान उदासीन के आसपास होना चाहिए, 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो इस भूमि को हम साधारणतः अच्छी भूमि मानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्यूवियल सॉइल, इसके अलावा ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, तो इनका पीएच मान आप देखेंगे 7 से 8 के बीच में ही होता है, इसके आसपास ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसी भी भूमि का अच्छा होने के लिए या फिर किसी भी मिट्टी के अच्छे होने के लिए क्या कंडीशन है, उस भूमि का पीएच मान उदासीन के आसपास ही रहना चाहिए या फिर 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता, ठीक है, लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? ठीक है, मतलब मिट्टी का जो एल्कलाइन नेचर है या फिर सेलाइन नेचर है, इसके लिए, इसका निपटारा करने के लिए इसकी समस्या का समाधान क्या है? ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, खाद का प्रयोग या फिर यूरिया का प्रयोग। तो जिप्सम का प्रयोग करके बच्चों आप मिट्टी की क्षारीयता को कम कर सकते हैं, लवणता को कम कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मिट्टी में यदि अम्लीय नेचर है, ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए लाइम का या फिर चूने का या फिर कैल्शियम बोल लीजिए, चूने का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी रूट एप्लीकेशन जो है, इसके अलावा जो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन है, दोनों ही एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरे रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा लाइव बैच भी मेरे मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों जो हमारा ये बैच है, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 1 साल की लगभग वैलिडिटी मिल जाती है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं उसमें GS पूछा ही जाता है, जनरल स्टडी पूछा ही जाता है। तो उसी जनरल स्टडी को ध्यान में रखते हुए हमने GS का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है आरंभ बैच। बच्चों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS हो, रेलवे हो, SSC हो, सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, पुलिस हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जो GS पूछा जाता है उसके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हमने यह बैच लॉन्च किया है। और इसमें लगभग आपको 11 सब्जेक्ट कवर होते हैं। कौन कौन से 11 सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, एनवायरनमेंट, ऐसे लगभग 11 सब्जेक्ट प्लस आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक भी फ्री में यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा बैच होने वाला है आरंभ बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, हमारी रूट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस का फीचर आपको मिलता है, बाइलैंग्वेल क्लास नोट्स होने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी में, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बाकी डिटेल एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नंबर भी आप डायल कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी डिफरेंट कोर्सेज अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के आपको मिल जाएंगे, आप इनको अवेल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। स्टडी ऑफ सॉइल या फिर मृदा का जो अध्ययन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों पेडोलॉजी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मृदा के अध्ययन को, मृदा विज्ञान के अध्ययन को या फिर स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। अब हिंदी में बच्चों यहां पर मृदा विज्ञान लिखा आता है। ठीक है, मृदा विज्ञान। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हर बार जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आपको हिंदी में भी देगा मृदा विज्ञान। ठीक है, आपको पेडोलॉजी ही याद करना है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं उनको भी पेडोलॉजी ही याद करना है, क्योंकि यदि कभी हिंदी में क्वेश्चन नहीं आता है, ऑप्शन में मृदा विज्ञान नहीं रहता है, तो यहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आंसर देते जाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ठीक है, चाय बागान मतलब चाय की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक की जाती है? अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए। जो अम्लीय या फिर एसिडिक मिट्टी होती है इस पे चाय बागानों की खेती की जाती है। और यदि आप चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध मिट्टी की बात करेंगे तो जो लैटेराइट मिट्टी है, कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये भारत में चाय बागानों के लिए जानी जाती है। कहां पर आप देखेंगे, जो वेस्टर्न घाट है, खासतौर पर मालाबार कोस्ट, केरल वाला रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, यहां पर आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है ना। और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है इसका, है ना, एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय प्रकृति की ये मिट्टी होती है। और ये चाय बागानों के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए, मसालों के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, और ये ऐसे स्थान में होती है बच्चों जहां पर 200 सेंटीमीटर के आसपास या फिर इससे अधिक वर्षा होती है और टेम्परेचर भी हाई होता है। ठीक है, लैटेराइट जो मिट्टी होती है, ठीक है, इसको मखरला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? ये उन्हीं स्थानों में होती है जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। तो यदि आप भारत का क्षेत्र देखेंगे, है ना, यदि आप भारत को देखेंगे तो हमारा भारत का एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट। ये दो ऐसे रीजन है भारत के जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आपने मानसून में पढ़ा होगा, मानसून में। ठीक है, और टेम्परेचर तो ज्यादा रहता ही है क्योंकि हमारा भारत का मैक्सिमम हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये अम्लीय नेचर की होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, और चाय बागानों के लिए ये जानी जाती है, चाय वगैरह की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है, हालांकि सिंपल क्वेश्चन भी है लेकिन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बीपीएससी में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मृदा अपरदन को, सॉइल जो इरोजन होता है इसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वनारोपण करके, वृक्षारोपण करके बच्चों आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। कैसे? देखिए, जो वृक्ष होते हैं बच्चों, है ना, ये मान लीजिए वृक्ष है ना, अब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें भी बड़ी बड़ी होती हैं इस प्रकार से, है ना, और ये क्या करती हैं, यहाँ पर जो भी मृदा होगी, है ना, यहाँ पर जो भी मृदा होगी इसको ये बांध करके रखती है, लॉक कर करके रखती है, जिससे मृदा अपरदन नहीं हो पाता है, मृदा खंडित नहीं हो पाती है। और यदि आप इस वृक्ष को काट देंगे तो क्या, ये मृदा जो यहाँ की है वो भी ढीली पड़ जाएगी और समय के साथ इसका अपरदन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वनारोपण करके, वृक्षारोपण करके आप काफी हद तक मृदा अपरदन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसको रोक सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से या फिर इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज मोस्ट इफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन? ठीक है, मालवा रीजन, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र या फिर चंबल घाटी, चंबल वैली? ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। चंबल घाटी, चंबल वैली कहां पर है ये जरा देख लेते हैं। आपने मध्य प्रदेश देखा होगा, है ना, जो हमारा मध्य प्रदेश है, एक राज्य है इस प्रकार से, ये मध्य प्रदेश का एक मैप बना दिया रफ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं चंबल रीजन, है ना, चंबल रीजन। ठीक है, तो यही जो भिंड मुरैना वाले रीजन है, श्योपुर वगैरह वाले, तो इसको हम चंबल रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर एक नदी बहती है चंबल नाम की ही, ठीक है, चंबल नाम की ही यहाँ पर नदी बहती है जो कि अवनाली का अपरदन, अवनाली का
अवनालिका अपरदन या फिर गली इरोजन के लिए जानी जाती है, बीहड़ों के निर्माण के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन से और खतरनाक इरोजन से प्रभावित क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। ठीक है, मध्य भारत का पठारवी इसको हम बोलते हैं। जब आप मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं तो ये क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, याद रखना है। और यहाँ पर कौन सा अपरदन होता है? अवनालिका अपरदन होता है। आगे अभी हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है अवनालिका अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। और ये वाला चंबल रीजन, चंबल घाटी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम्स 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, जो एक क्रम कौन सा होता है मृदा अपरदन का? ठीक है, असफल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन, अवनालिका अपरदन, ये चार अलग अलग प्रकार के इरोजन या फिर अपरदन है। तो इसका बच्चों पहला आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, असफल अपरदन, परत अपरदन। ठीक है, इसके अलावा रिल अपरदन और अवनालिका अपरदन। ठीक है, इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं, थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, देखिए यहां पर समझिए। देखिए सबसे पहले जो होता है बच्चों वो होता है असफल अपरदन, उसके बाद होता है परत अपरदन, रिल अपरदन और फिर फाइनली होता है अवनालिका अपरदन। ठीक है, असफल अपरदन क्या होता है? स्प्लाश इरोजन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जब वर्षा की बूंदें बच्चों मृदा के ऊपर गिरती हैं तो आपको नहीं देखा होगा मृदा के कुछ कण ऊपर, जब जैसे ही वर्षा की बूंदें यहां पर गिरती है तो मृदा के कण इस प्रकार से ऊपर उचकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रक्रिया होती है अपरदन की, इसको हम असफल अपरदन बोलते हैं। परत अपरदन में क्या होता है? मृदा की पूरी ऊपर की जो लेयर होती है, जो उपजाऊ लेयर होती है, वो एक स्थान से ट्रांसफर होकर के दूसरे स्थान ट्रांसफर हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इस प्रकार से पूरी की पूरी लेयर ही आगे ट्रांसफर हो जाती है, जो कि उपजाऊ लेयर होती है। इसको हम बोलते हैं सीट इरोजन या फिर परत अपरदन। ये दूसरी नंबर की प्रक्रिया होती है। फिर थर्ड प्रक्रिया कौन सी होती है? रिल। छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं इस प्रकार से, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, है ना, इस प्रकार से आप देखेंगे। इसको हम बोलते हैं रिल इरोजन या फिर रिल अपरदन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं वर्षा के कारण या फिर जल की निकासी के कारण। इसके अलावा फाइनली आता है अवनालिका अपरदन या फिर गली इरोजन। इसमें बड़े बड़े क्या बीहड़ बन जाते हैं, बड़ी बड़ी नालियां, मतलब इतनी बड़ी नालियां कि आप इंसान उसमें दिखेंगे भी नहीं, है ना। आपने सुना होगा चंबल के डाकू, है ना, चंबल के जो डाकू होते थे बच्चों, है ना, जो चंबल नदी अभी मैंने आपको बताया अपरदन करती है, उसको हम बोलते हैं गली अपरदन। क्या बोलते हैं? गली अपरदन या फिर अवनालिका अपरदन। ठीक है, तो इस प्रकार का ही अपरदन चंबल नदी करती है। सॉरी, और आपने चंबल के डाकू भी सुने होंगे। तो जो चंबल के डाकू छुपने के लिए जो आश्रय स्थल ढूंढते थे, तो इसी प्रकार के जो चंबल नदी के द्वारा इरोजन किए हुए अवनालिकाएं बनाई गई हैं, गली बनाई गई हैं, बीहड़ बनाए गए हैं। इसके लिए एक और शब्द यूज होता है बीहड़, है ना। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ मतलब बड़ी बड़ी नालियां, इतनी बड़ी नालियां कि आप इंसान उसमें आराम से छुप सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अवनालिका अपरदन इसको हम बोलते हैं। चंबल नदी इसके लिए जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार यहां से आया है कि अवनालिका अपरदन कौन सी नदी करती है, बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो याद रखना है चंबल रीजन में चंबल नदी अवनालिका, गली अपरदन या फिर बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चारों जो अपरदन है इनका क्रम भी यही है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, आईएएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक रूप से ऐसी कौन सी फसलें हैं जो मृदा को या फिर भूमि को नाइट्रोजन से भर देती है, नाइट्रेट से भर देती हैं? तो ये फसलें हैं बच्चों दलहनी फसलें या फिर पल्सिस क्रॉप, या फिर इनको हम लेग्यूम फसलें भी बोलते हैं। कौन सी? लेग्यूम फसलें भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, लेग्यूम फसलें मतलब जो दालें होती हैं, आप दाल में खाते हैं ना, उड़द, मसूर, अरहर वगैरह, इनको हम दलहनी फसलें बोलते हैं, लेग्यूम फसलें बोलते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल है इनका, है ना, इनके कुल का नाम क्या है? लेग्यूमिनेसिकुम कुल। ये करती क्या है बच्चों? जो ये फसलें होती है इनकी जो जड़ें होती हैं, आपको जड़ें दिख रही हैं, है ना, तो जड़ जो इनकी जड़ें होती हैं इसमें राइजोबियम, राइजोबियम राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है किनमें? दलहनी फसलों की जड़ों में, है ना। अब जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है? वायुमंडल में आपको पता होगा सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, तो ये जो जीवाणु है वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और उसको नाइट्रेट में चेंज कर देता है और भूमि में छोड़ देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन
यहाँ पर जगह नहीं है, हटा देता हूं मैं इसको। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। स्थिरीकरण कौन करता है? लेग्यूम फसलें करती हैं, पल्सिस क्रॉप करती हैं, दलहनी फसलें करती हैं। क्या करती हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया, और जो वहां की भूमि है, जो वहां की मृदा है, उसमें उसको नाइट्रेट से भरपूर कर देता है। इससे होता क्या है? मृदा की उत्पादकता बनी रहती है, मृदा की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। आपने सुना होगा जो प्राचीन, जो हमारे दादा परदादा तो लोग होते थे या फिर पुराने लोग होते थे, वो हमेशा बोलते थे कि दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेना चाहिए। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था, है ना, क्योंकि दलहनी फसलें क्या करती है? प्राकृतिक रूप से मृदा में नाइट्रेट को बना करके रखती हैं। ठीक है, तो याद रखना है दलहनी फसलें इसका आंसर है, और काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंबल घाटी के खूह गड्ढों के निर्माण के कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। मैंने जानबूझ के 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के रखे हैं, क्योंकि बच्चों आता भी एग्जाम में इसी प्रकार से है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो कभी आपकी गलती नहीं हो, इसलिए मैंने आपको 2 बार क्वेश्चन रखे हैं। देखिए आईएएस प्रीलिम्स 94 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चंबल घाटी में जो गड्ढे का निर्माण करती है चंबल नदी, ठीक है, तो कौन सा प्रारूप है ये? तो ये अवनाली का अपरदन है बच्चों। कौन सा? अवनाली का अपरदन है, जो अभी मैंने आपको समझाया, बड़े बड़े गड्ढों का, बीहड़ों का निर्माण करती है चंबल नदी। ठीक है, चंबल रीजन में, मध्य भारत के पठार क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र, ठीक है, सैलाइन सॉइल जो होती है, इसका सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है, किस राज्य में है? तो जो गुजरात राज्य है बच्चों, है ना, यहां पर सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसमें से एक मृदा लवणीय मृदा भी है, और इसका सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा होता है? गुजरात में इसका सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, जहां पर बच्चों शुष्क जलवायु पाई जाती है, इसके अलावा जहां का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, ठीक है, वहां पर इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। और गुजरात का जो कच्छ रण वाला रीजन है, वहां पर खासतौर पर इस प्रकार की लवणीय मृदा पाई जाती है, आपको याद रखना है, काफी महत्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये आता है। ठीक है, तो वनारोपण करके हम, या फिर वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फसल चक्र क्या है ना, फसल चक्र या फिर क्रॉप साइकिल किसको हम बोलते हैं, या फिर किसके लिए ये फायदेमंद होता है? तो पादपों में प्रोटीन की वृद्धि हेतु, जी नहीं, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा में उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु, है ना, मृदा या फिर वहां की जो भूमि है उसकी उर्वरक जो शक्ति है लगातार बढ़ती रहती है या फिर बनी रहती है, तो इसको हम बोलते हैं फसल चक्र। फसल चक्र होता क्या है बच्चों, कि लगातार किसी खेत में, किसी भूमि में फसलों को अदल बदल कर या फिर चेंज कर करके बोना। ऐसा नहीं कि एक खेत में लगातार एक ही प्रकार की फसल ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है? मृदा की उर्वरक क्षमता कम होती है, ठीक है, फर्टिलिटी उसकी कम होती है। तो याद रखना है किसी भी खेत में, किसी भी भूमि में लगातार बदल बदल के फसलों को लेना चाहिए, इसको हम फसल चक्र कहते हैं। इससे क्या होता है? मृदा की जो उपजाऊपन है, उसमें उर्वरक जो क्षमता है वो बनी रहती है। ठीक है, तो याद रखना है फसल चक्र इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं? तो हालांकि लास्ट लेक्चर में हमने काली मिट्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो इसको बच्चों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम के नाम से जाना जाता है ना। काली मिट्टी के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था। जो काली मिट्टी होती है इसको बेसाल्ट मिट्टी या फिर लावा मिट्टी भी बोलते हैं, है ना, लावा मिट्टी। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के गर्भ से लावा निकलता है, उसके ठंडे होने के पश्चात जो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, तो उसके ही इरोजन के बाद या फिर अपक्षय अपरदन के बाद काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, कपास की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में मालवा क्षेत्र, महाराष्ट्र प्लेट्यू, काठियावाड़ रीजन, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है काली मिट्टी का। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आप में से जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मिश्रित कृषि क्या होती है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है ना। मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है ना। और भारत में होती है या फिर नहीं होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मुझे कमेंट में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र या फिर अल्कलाइन रीजन जो होता है, एरिया होता है, वो पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, लवणीय क्षेत्र गुजरात में और क्षारीय क्षेत्र सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, इस टाइप के क्वेश्चन थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले जो मिट्टी वाला लेक्चर हमने किया था उसमें हमने लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये दोनों पार्ट आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो आपका मिट्टी से रिलेटेड या फिर मिट्टी का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट में मुझे एक और आंसर देना है कि मिट्टी में जो मुख्यतः भारत में जो मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है, तो टॉप 4 जो मिट्टियां हैं, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार, तो कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सी सेकंड नंबर पर पाई जाती है, कौन सी थर्ड पर पाई जाती है और कौन सी फोर्थ नंबर पर पाई जाती है। तो इनका आपको एरिया के अकॉर्डिंग क्रम बताना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी पाई जाती है, इसको आपको सही ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर यहां तक ही रहेगा। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन पर, क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको बच्चों आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।